नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल पर एक मोटर ऑन डैमेज इंश्योरेंस क्लेम साझा कर रहा हूँ। और इस क्लेम से मैं सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और ये मैंने अभी हाल फिलहाल में जो एक न्यूज़ है, तो वेबसाइट पर न्यूज़ आती रहती है, तो मैंने एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर इसको पढ़ा था। और ये इंटरेस्टिंग डिसीजन था, तो मैंने सोचा मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। इंफॉर्मेटिव है ये, और इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो क्लेम केस है, ये एक व्यवसायी मिस्टर पवन मल्होत्रा जी हैं कि ये केस थोड़ा पुराना है। ये 2014 का इंसिडेंट है। और ये केस जो महाराष्ट्र स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल है, यानी कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर फोरम में कहूँ उसको, ये वहाँ पर गया था। और ये इस विवाद का जो हल है वो इंश्योर्ड के पक्ष में गया। और ये न्यूज़ जो मैं पढ़ी ये 2016 की है, यानी कि मुझे लगता है 2016 में ये डिसीजन जजमेंट या अवार्ड जो भी है वो आया होगा। तो ये मिस्टर पवन मल्होत्रा एक व्यवसायी हैं। जैस मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे बताने में कुछ थोड़ा बहुत अंतर या गलती रह जाए, तो उसको इग्नोर कर देना। लेकिन जो मूल आशय है कि ये क्लेम में किस तरीके से फाइट की और क्या इसका रिजल्ट रहा, ये बताने के लिए मैं आपके समक्ष इसको शेयर कर रहा हूँ। तो मिस्टर पवन मल्होत्रा ने 2013 में एक नई मर्सिडीज बेंज खरीदी। मर्सिडीज बेंज एक हाई क्लास कार है। और ये कार इन्होंने 67.8 लैक्स 80 लैक्स की खरीदी थी। यानी कि मोटा मोटा लगभग लगभग 68 लाख रुपए की खरीदी थी। और इसका एक बीमा कंपनी से इंश्योरेंस कराया। ये 31 जनवरी 2013 में इन्होंने खरीदी थी। से ठीक है, उसके बाद एक साल पूरा हुआ होगा, दूसरी बीमा पॉलिसी हुई। तो दू जो इसी में क्लेम केस भी है। जो दूसरी बीमा पॉलिसी है, मुझे पहले का नहीं पता, जो दूसरी बीमा पॉलिसी है वो HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थी। और इसमें गाड़ी की IDV 49.18 लाख रुपीस थी। और इसी पॉलिसी पीरियड में ये गाड़ी अक्टूबर 13 अक्टूबर 2014 को एक्सीडेंट हो गई। और ये एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ में, स्टेट छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर हुआ था। सब गाड़ी एक्सीडेंट हुई, इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी को क्लेम के इंफॉर्मेशन दी। बीमा कंपनी ने सजेस्ट किया कि आप छत्तीसगढ़ में रायपुर, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ऑटो हैंगर करके मर्सिडीज बेंज का डीलर है, वहाँ ले जाइए और वहाँ इसको एस्टिमेट बनाकर क्लेम फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर क्लेम को वो वर्कशॉप के थ्रू इंटीमेट कराइए। सब ये गाड़ी ऑटो हैंगर में ले गए। वहाँ उस वर्कशॉप ने गाड़ी को जो भी चेक किया, इनसे क्लेम फॉर्मेलिटीज पूरी करी। और सिक्सटी एक जो एस्टिमेट बनाया 63.27 लैक्स का एस्टिमेट बनाकर क्लेम इंटीमेट किया। सर ये जो रिपेयर एस्टिमेट था, जो गाड़ी की IDV 49.18 लैक्स था, जो IDV थी उससे भी ज़्यादा का था। यानी इस नज़रिए से तो गाड़ी टोटल लॉस थी, ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस पब्लिक टोटल लॉस थी। और लेकिन इंश्योर्ड जो है वो इस एस्टिमेट से सहमत नहीं था। उसको एक तो लग रहा था कि ये जो ऑटो हैंगर रायपुर है, इसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। तो ये जो एस्टिमेट इनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो 13 अक्टूबर 2014 को हुआ था। और उसके एक दो दिन में ही वर्कशॉप ने एस्टिमेट बना के HDFC इर्गो को इंटीमेट किया था। एस्टिमेट था IDV से ज़्यादा 63.27 लैक्स का। इंश्योर चूंकि इस एस्टिमेट से और इस वर्कशॉप से सहमत नहीं था, उसके हिसाब से ये उसको ज़्यादा लग रहा था। और हो सकता है वो टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट चाहता ही ना हो। खैर उसने इसी ऑटो हैंगर की एक ब्रांच मुंबई में भी थी, उसने वहाँ संपर्क किया।
और जिस भी तरीके से फोटो या जो भी जिस तरीके से उस गाड़ी का एक नया एस्टिमेट लिया। तो जो सेकंड एस्टिमेट था वो 28 लाख 28.339 का था, यानी कि एकदम से आधे से भी कम का रिपेयर एस्टिमेट हो गया। तो देखिए सोचने वाली बात है, ये भी ऑटो हैंगर और वो भी ऑटो हैंगर, दोनों मर्सिडीज के डीलर। इवन ऑटो हैंगर नाम से लग रहा है कि एक ही की दो फॉर्म, एक ब्रांच वहां है और एक यहाँ है। इसने जो एस्टिमेट दिया 28.39 लाख, जो मुंबई ब्रांच है, और जो रायपुर ब्रांच है उसने 63.27 लाख, यानी कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मोस्टली जो वर्कशॉप हैं हमारे देश में ओवर एस्टिमेट करती हैं, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट बनाती हैं। और ऐसा ही इस केस में हुआ था। मतलब जो सेकंड एस्टिमेट है, ये बात सच है कि सेकंड एस्टिमेट बहुत ध्यान से बनाया गया होगा, क्योंकि इंश्योर्ड ने कहा होगा जो बिल्कुल ज़रूरी है या जो चीज़ चाहिए सिर्फ वो ही रखना है, या जो रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर करना है। तो उस बेसिस पे ये एस्टिमेट जो सेकंड है वो आधे से भी कम हो गया। खैर साहब, इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी और जो भी बीमा कंपनी ने इस क्लेम में जिन अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया था उनको ये एस्टिमेट दिया 28.39 लाख वाला। लेकिन साहब अब बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर साहब ने वो एस्टिमेट कंसीडर ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो पहला ही जो एस्टिमेट है उसी को कंसीडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी जो है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है। इंश्योर्ड ने साहब बहुत रिक्वेस्ट की, वो बीमा कंपनी और अप्रूव सर्विस साहब नहीं माने। फाइनली ये जो मिस्टर पवन मल्होत्रा हैं, इन्होंने साहब महाराष्ट्र स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में थक हार के फिर केस दायर किया, और एक वकील हायर किए, उनके थ्रू जो है वो केस किया। साहब केस कोर्ट में, चूंकि ये जो, या मैं बीच में इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, ये जो इसमें जो अमाउंट था वो 28.39 मान लेते हैं जो सेकेंड एस्टिमेट था, यानी जो मिनिमम इंश्योर्ड की तरफ से वो 28.39 लाख रुपए है, 39 ट्वेंटी साढ़े सवा 28 लाख मान लेते हैं मोटा मोटा, या 28.39 लाख ही मानते हैं। तो ये जो उस दौरान जो मैं सलाह देता हूँ लोगों को ऐसे मामले में कि गाड़ी रिपेयर का डिसीजन लीजिए और फिर बिल दीजिए या बीमा लोकपाल जाइए। तो इस केस में चूंकि उस दौरान इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की जो लिमिट 20 लाख थी, तो इसलिए ये केस को और हो सकता, और ये अमाउंट शायद पता नहीं उन्होंने 50 से ऊपर जो सीधा ये स्टेट कमीशन में लेके गए, मुझे नहीं पता उस समय डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट की क्या लिमिट थी और स्टेट ये कंज्यूमर फॉर्म जो है इनकी लिमिट्स क्या थी, लेकिन ये जो है ये कंज्यूमर कोर्ट उसमें स्टेट कमीशन में ये गए। और साहब वहाँ सुनवाई हुई होगी, 14 का मैटर है। और ये जो न्यूज़ है ये जो है ये 27 दिसंबर 2016 की है, तो कोर्ट में समय तो लगता ही है। और इसलिए हमारे देश में लोग न्यायालय जाना नहीं चाहते। लेकिन ये साहब एक व्यवसायी थे, उनकी हालत अच्छी होगी तो ये गए क्या। साहब वहाँ जो कोर्ट है उसने उसने जो इसमें देखा साहब, एक तो कोर्ट ने कहा साहब कि बीमा कंपनी की जो सर्वेयर फर्म ने उन्होंने सेकंड एस्टिमेट को कंसीडर क्यों नहीं किया, उसकी कोई सॉलिड वजह तो हो। तो उसमें जो सर्वे रिपोर्ट या कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो भी पेपर्स आए, उसमें कोई एक भी सॉलिड वजह नहीं थी कि जो उस सर्वेयर साहब ने एक्सप्लेन किया हो कि सेकंड एस्टिमेट को कंसिडर इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अजीब उस जजमेंट में कोर्ट की तरफ से कहा गया। दूसरा, जब इंश्योर्ड ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी थी इसमें, जो बहुत सारे क्लेम केसेस में होती है, क्योंकि मैं भी ये अनुभव करता हूँ और बहुत लोगों के ये पोस्ट कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम देखता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी बिना इंश्योर्ड की कंसेंट के उसका ऑक्शन करा लेती है साल्वेज के नाम पे। वैसे वो साल्वेज के लिए ऑक्शन नहीं कराती, वो गाड़ी बेचने के लिए ऑक्शन कराती है, लेकिन नाम उसको साल्वेज ऑक्शन देती है। जब एक इंश्योर्ड ने कंसेंट ही नहीं दी है टोटल लॉस क्लेम के एक्सेप्टेंस की,
तो उसकी गाड़ी को आप एज ए सैल्वेज या एज ए कार बेचने की कोटेशन, ये कोट, यानी कि ये नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसके लिए एक टिप्पणी भी की है। इसमें लिखा, विदाउट सीकिंग द कस्टमर्स कंसेंट एंड कंसिडरिंग कंसिडरिंग द सेकंड एस्टिमेट, इट देन पुट द व्हीकल ऑन ऑक्शन ऑक्शन इलीगली। यानी जो ये ऑक्शन करने की जो, जिसको मैं अभी पीछे कह रहा था, ये जो साल्वेज वैल्यू कोट कोटेशन लेने के लिए जो ऑक्शन के प्रोसेस है, ये बिना कंसेंट के किया जा रहा है और ऐसा खूब हो रहा है। आदमी को तो पता ही नहीं होता कि उसकी गाड़ी की साहब जो है साल्वेज के नाम पे कोटेशन ली जा रही है। तो ये एक इलीगल एक्ट है जो बहुत सारे लोग जिसका सामना करते हैं, जिसको देखते हैं। तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर कोई कंपनी आपकी बिना परमिशन के आपकी गाड़ी का ऑक्शन कराती है, तो आप उसके लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कानूनी प्रक्रिया या ये कानूनी प्रोसेस एक मुश्किल है, लेकिन आप शिकायत तो कर ही सकते हैं। और अगर आप ठान लें तो बिल्कुल एक्शन भी ले सकते हैं कि बिना आपकी मर्जी के आपकी गाड़ी का ऑक्शन किसने कैसे कराया। तो ये इस जजमेंट में ये रिमार्क था, और ये बहुत बेहतर रिमार्क है। इसमें साहब और जो चीज़ लिखी, द कंपनी सर्वेयर फेल टू एक्सप्लेन ऑन व्हाई ही इग्नोर द सेकंड एस्टिमेट, जो मैं अभी पीछे कह रहा था। कोई वजह ही नहीं है जब एक सेम स्टैंडर्ड की वर्कशॉप एक एस्टिमेट दे रही है और वो 20, वो आधे से भी कम का दे रही है, तो आप उसे कैसे, या तो आप उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें। और जो अप्रूव सर्वेयर होता है, गाड़ी रिपेयर करने का विशेषज्ञ तो वर्कशॉप ही होती है। सर्वेयर गाड़ी रिपेयर करने का विशेषज्ञ नहीं होता। वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और एक टेक्निकल पर्सन होता है तो बेसिक चीज़ें जानता है, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ गाड़ी रिपेयर कर, गाड़ी के लिए तो जो मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, उसकी जो अथॉराइज डीलर वर्कशॉप है, तो वही विशेषज्ञ है। दो वर्कशॉप ने एस्टिमेट अलग अलग दिए, दोनों ही सेम स्टैंडर्ड की हैं, जो मिनिमम दिया है, तो फिर हम बीमा कंपनी मिनिमम पे जाएगी। तो मिनिमम जो है वो 30 लाख से नीचे है, जो 75% ऑफ आईडीवी से कम है, तो ये तो पार्शियल लॉस क्लेम है। और बीमा कंपनीज को, चूंकि वही साल्वेज के नाम पे इस गाड़ी को मोटे पैसे में बेच रही होगी, और जिससे बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी कम आए, इसलिए उस तरीके से टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का इरादा रख रही होगी। तो सर फिर उस इस जजमेंट में लिखा, the exercise of discretion by insurance firm to repudiate claim on basis of vehicle's total loss as per survey report is unjustified। यानी बीमा कंपनी ने इस क्लेम को सर्वे रिपोर्ट के आधार पे, फिर जब ये सब चीज़ें नहीं हुई, टोटल लॉस वाला इंश्योर नहीं माना, तो नो क्लेम कर दिया। तो ये अनजस्टिफाइड है, ऐसा इस जजमेंट में लिखा है। इट अमाउंट्स टू rendering deficient service by the company। We don't accept surveyor's report that the vehicle was beyond satisfactory repair, and in case of repair the cost will be more than the declared insurance value, the judges ruled। तो उन्होंने कहा साहब, ये सर्वेयर साहब का कहना कि इंश्योरेंस वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इस कोर्ट ने फिर, जो एक स्टेट कंज्यूमर कोर्ट थी, उसने इंश्योर्ड के पक्ष में फैसला दिया। उसमें लिखा साहब, इनका जो क्लेम, जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था 20, इनको लगभग 29.5 लाख रुपए देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया, बीमा कंपनी को 29.5 लाख रुपए दे, जिसमें 28.39 लाख है, 28.39 लैक्स, तो जो उन्होंने एस्टिमेट दिया वो है। 1 लाख रुपए इन्हें कंपनसेशन के लिए तौर पे देने के लिए कहा, और 10,000 रुपये जो कंप्लेन कॉस्ट है वो देने के लिए कहा। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, तो उस पीरियड के लिए जो बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक से भी ज़्यादा 9% पर ईयर वार्षिक जो ब्याज है, 9% का जो वार्षिक ब्याज है, उसके हिसाब से वो भुगतान करने के लिए भी कहा गया कि ये भी इनको दो। और दूसरा, चूंकि गाड़ी पार्क खड़ी थी,
तो 300 रुपये 300 पर डे के हिसाब से पार्किंग चार्ज देने के लिए का। तो ये 300 पर डे, यानी कि एक, अगर हम देखें 10 दिन में 3,000 हो जाएगा, और एक तीन 9,000 रुपये महीने के बैठेंगे। और अगर 1 साल का भी लगाएं तो 9 के हिसाब से 1 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट बैठेगा। तो ये डिसीजन में ये पार्किंग चार्ज और जो इंटरेस्ट है, ये एक अच्छा पॉइंट था। जो चूंकि गाड़ी खड़ी है किसी आदमी की वर्कशॉप को या कोई भी जगह, ऐसे कैसे खड़ी होगी, तो ये अमाउंट भी इनको देने के लिए कहा गया। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। अब वैसे आज के समय में अगर हम देखें तो 50 लाख की लिमिट इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की है। तो मैं, चूंकि इसमें न्यायालय में समय लगता है, जैसे इस केस में ये 2014 अक्टूबर का है, और जो ये न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ ये दिसंबर 2016 की, यानी 14 से 15, 2 साल लगभग लगे। तो 2 साल एक लंबा समय है। तो अगर हम उस लिमिट में ही हैं तो बेहतर होगा कि हम बी ये बात सच है कि बीमा कंपनी को जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, ये मानेगी नहीं, ये बिल्कुल सच है। मोस्टली केसेस में यही होगा। हर कंपनी का एक अलग अलग तरीका है। अगर ये कंपनी है तो ये मानेगी नहीं। यहाँ आपने सबसे अच्छा तरीका जो मैं सलाह देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का अपनी जिम्मेदारी पे रिपेयरिंग कराने का डिसीजन लीजिए। वर्कशॉप से नुकसान को समझ लीजिए, और समझ लीजिए कि वो 75% ऑफ आईडीवी से कम है। और अगर कम है, समझ लिया, वर्कशॉप आपको कॉपरेट कर रही है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे वर्कशॉप से बात करके गाड़ी को रिपेयर कराने का डिसीजन ले लीजिए। जब आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाए तो जो प्री इनवॉइस है तब बनेगी, जनरेट हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअल खर्च कितना है। चूंकि आप ध्यान रख रहे हैं और आपने जाना है तो वो 75% ऑफ आईडीवी से कम होगा। फिर आप उस प्री इनवॉइस को इस बीमा कंपनी को भेजिए कि सब हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, ये गाड़ी रिपेयर हो गई और ये 75% ऑफ आईडीवी से कम है, इतना परसेंट है, और ये पार्शियल लॉस क्लेम है। तो साहब अब आप हमारा क्लेम दे दीजिए। तो ये जो कंपनी है इसी दौरान 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में मान जाएगी और आपको कैशलेस क्लेम फैसिलिटी ही दे देगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, हाँ, आपको आपके पास जो रिपेयरिंग अमाउंट का पैसा है वो होना चाहिए भाई। 1% ना मिले तो फिर आपको बीमा, लोकपाल या फर्दर आगे कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जो मेरा अनुभव है वो यहीं पे ये सेटल हो जाएगा जब एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट वो 75% ऑफ आईटीवी से कम होनी चाहिए। और गाड़ी को स्टैंडर्ड तरीके से रिपेयर कराना चाहिए, ये नहीं कि कुछ पार्ट छोड़ दें। जो भी पार्ट डैमेज है वो डलवाइए, जो डीलर सजेस्ट करे या जो डीलर आपकी रिक्वेस्ट पे कर सके। कोशिश कर लीजिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कुछ पार्ट्स को रिपेयर करा लीजिए, लेकिन गाड़ी को परफेक्ट कराइए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वर्क ये जो डीलर वर्कशॉप है यहाँ खर्च ज़्यादा है, तो आप अपनी गाड़ी को मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में शिफ्ट कर सकते हैं, या कोई लोकल वर्कशॉप में शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ रिपेयर करा सकते हैं जहाँ खर्चा 75% ऑफ आईडीवी से काम हो। जो कुछ भी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कीजिए, बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करते हुए कीजिए। तो आपकी ये समस्या 2-3, जो गाड़ी ठीक होगी, क्या 1 महीने में अगर गाड़ी ठीक हुई तो 1.5 महीने में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आप पे पैसा इतना एक बार को रिस्क लेने के लिए नहीं है, तो फिर आप सीधा बीमा लोकपाल शिकायत कर सकते हैं। इस उस प्रोसेस में आपको बीमा लोकपाल का समय 90 डेज का होता है। तो आपको अपनी गाड़ी को कहीं संभाल के रखना होगा। यहाँ तो इस जजमेंट में तो पार्किंग चार्ज और ब्याज देने की बात कही है, लेकिन सामान्यतः जो बीमा लोकपाल ऑफिस जजमेंट देते हैं उसमें ब्याज या पार्किंग चार्ज देने के लिए वो नहीं कहते हैं। और वैसे मोस्टली बीमा लोकपाल केस में भी इस किस्म के केस जो है ना इंश्योर्ड के पक्ष में ही जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी अगर गाड़ी को हमने रिपेयर नहीं कराया तो एक डाउट की स्थिति होती है कि गाड़ी का एक्चुअल रिपेयर खर्च है कितना। अगर रिपेयर करा लेते हैं तो वो एक क्लियर पिक्चर होती है कि साहब रिपेयर खर्च ये है। तो रिपेयर करके बीमा लोकपाल में भी अगर जाना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा बताने का आज इस केस को यही था कि भाई, अगर ये जो साहब थे मिस्टर पवन मल्होत्रा,
इन्होंने सही डिसीजन लिया और सही तरीके से प्रयास किया, तो इन्हें न्याय मिला। ये 2016 का जजमेंट है। तो अगर कभी आपको या आपके जानने वाले को ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, तो चीज़ों को समझिए, जानिए कि गलत क्या हो रहा है और सही तरीके से प्रयास कीजिए। सही तरीके से आप अगर खुद समझेंगे, जानेंगे और प्रयास करेंगे, तो बहुत चांस है आपको बहुत जल्दी या देर से ही से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं। नमस्कार।